that they should keep attending classes. So we will continue in our study of India's foreign policy, how India sees the world. In other words, we can say, what was India's perspective towards the world, towards international system, and the changes that were happening in them. पीछे हम लोगों ने जब क्लास किया था तो उसमें हमने ये बात की थी कि कैसे राजीव गांधी तक भारत की विदेश नीति ने काम किया। आज हम लोग नरसिम्हा राव की विदेश नीति के बारे में बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, जिनको कहा जाता है कि वे शायद सबसे ज्यादा कौटिल्यन प्रधानमंत्री थे। मतलब इफ वी टॉक अबाउट the nature of Indian prime ministers towards foreign policy, then we would find that Narasimha Rao was very much like Kautilya. एक हम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं और दूसरा नरसिम्हा राव का। तो पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें 1991 में भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके पहले कांग्रेस का जब शासन था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और अगले चुनावों में राजीव गांधी पराजित हुए और उसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार कुछ दिनों तक चली और लगभग 1.5 वर्षों के इस कोएलिशन गवर्नमेंट के पश्चात कांग्रेस की सरकार फिर बनी। अब चूंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, तो इसलिए शायद उसका लाभ कांग्रेस को प्राप्त हुआ, अन्यथा हो सकता है कि एक बार फिर हंग पार्लियामेंट बन जाता। और इस समय कांग्रेस के पास अन्य कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था और इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया, चुना गया। नरसिम्हा राव राजीव गांधी के कार्यकाल में विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। उन्हें विदेश नीति का अच्छा खासा अनुभव था, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों की भी उनको पूरी जानकारी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने लगभग 1 दशक तक इन क्षेत्रों से जुड़ी जिम्मेदारियों को उठाया था। अपने विदेश मंत्रित्व काल में उन्होंने राजीव गांधी को जो सलाहें दी थी, चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की सलाह उनमें से एक थी, उस पर ही उन्होंने आगे काम किया। या इजराइल के साथ जो संबंध बनाने का काम शुरू किया गया था जनता सरकार के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय में, उसको भी बेहतर बनाने का काम किया गया। गल्फ कंट्रीज के साथ जो संबंध बिगड़ गए थे पिछले 1.5 वर्षों में, उसको भी सुधारने का काम किया। इन्हीं सब की हम लोग चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए जो उनके पास विदेश मंत्रालय का अनुभव था, वो बड़ा काम आया और 1991 जून से 96 जून यानी 5 वर्ष तक उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। और ये 5 वर्ष काफी निर्णायक वर्ष थे, क्योंकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, असाधारण परिवर्तन हुए थे और इन परिवर्तनों का ग्लोबल जो फिनोमेना था, जो हमारी वैश्विक परिदृश्य था, उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस समय सोवियत संघ का पतन हो चुका था, शीत युद्ध का अंत हो गया था और अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति के रूप में विश्व की उभर रहा था। एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया था। भूमंडलीकरण का आरंभ जो 1948 में हुआ था, उसने अब जोर पकड़ लिया था।
तो बड़ी परिवर्तित स्थितियां थी। और अगर आप इन स्थितियों को देखें तो आप पाएंगे कि नरसिम्हा राव के सामने भी एक वैसा ही डिलेमा था, द्वंद था, जैसा कि कभी नेहरू जी के सामने रहा होगा। जब नेहरू जी को देश मिला था उस समय द्विध्रुवीय विश्व था और क्या किया जाए ये निर्णय लेना था। अब नरसिम्हा राव के सामने एक ऐसा विश्व था जिसमें सब कुछ एक ध्रुवीय था। ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हो चुका था, देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। सोवियत संघ जो हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड था उसका अंत हो गया था, वो खुद अमेरिका पर निर्भर हो गया था। तो ऐसे समय में नरसिम्हा राव के सामने विदेश नीति एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरी होगी, एक चुनौती बनकर आई होगी, और उनके द्वारा इस चुनौती का बखूबी सामना किया गया। नरसिम्हा राव एक ज्ञानी व्यक्ति थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और देश विदेश की राजनीति की उनको पकड़ थी। यद्यपि वो कम बोलते थे, लेकिन उनकी जो समझ थी उसने हमारी विदेश नीति और आंतरिक नीति दोनों को रास्ता दिखाने का काम किया। इस दौरान अगर हम भारतीय विदेश नीति को पढ़ें तो जो सबसे पहला हमें तत्व दिखाई देता है वो यह कि भारत की विदेश नीति से सोवियत संघ का प्रभाव कम हो गया था, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़े परिवर्तन हो गए थे और सोवियत संघ का तो अंत ही हो गया। तो नरसिम्हा राव ने बड़े ध्यान से एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ की जिसके द्वारा भारत ने बदलते हुए विश्व में जो सत्ता के नए केंद्र उभर रहे थे उनके साथ संबंधों को बनाने का प्रयास किया। द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग एंड न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वर इमर्जिंग, and Narasimha Rao tried to establish relations with all these centers of power. एक और तो संयुक्त राज्य अमेरिका था जिसकी शक्ति दिखाई दे रही थी। गल्फ वॉर ने भी उसको मौका दे दिया था कि वो अपनी मिलिट्री माइट को प्रदर्शित करे। ग्लोबलाइजेशन ने उसको मौका दिया था कि वो अपनी आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करे। राजनीतिक रूप से एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की जा रही थी। एंड ऑफ हिस्ट्री यानी कि साम्यवाद का अंत हो चुका है और अब केवल एक ही विचारधारा है, एक ही तंत्र है, और वो है पश्चिम का जो उदारवादी लोकतंत्र है। और इसी को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस कारण से कोल्ड वॉर लड़ा गया था उसमें अमेरिका जीत गया। और अगर इस विचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब क्या होगा? तब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति भारत के सामने बनी हुई थी जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये जो विभिन्न पक्ष थे, जो तरह तरह के सत्ता के केंद्र दिखाई दे रहे थे, उनके साथ भारत के संबंधों को कैसे बनाया जाए इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य किया। इन सभी में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ पश्चिम यूरोप, क्योंकि पूर्वी यूरोप तो इस समय खुद ही उथल पुथल में उलझा हुआ था, वहां पर भी साम्यवाद का अंत हो रहा था। तो पूर्वी यूरोप, जापान, आसियान, इन सबका भी प्रभाव बढ़ रहा था। भारत ने अभी तक जो नीति अपना रखी थी वो किसकी नीति थी? वो जापान को फार ईस्ट, सुदूर पूर्व के रूप में देखने की नीति थी, जिसका पालन अभी तक किया जा रहा था। लेकिन अब इसको परिवर्तित किया गया और ईस्ट की ओर देखकर काम करने की या एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया। तो नरसिम्हा राव ने
ये जो विभिन्न क्वार्टर्स थे सत्ता के, उनके साथ भारत के संबंधों को संतुलित रूप से विकसित करने की नीति को अपनाया। ये उनके सामने एक चैलेंज था। दूसरा जो चैलेंज उनके सामने था वो मध्य एशिया के संबंध में। मध्य एशिया यानी इजराइल और फिलिस्तीन की जो समस्या थी, इस बीच में स्वयं पीएलओ ने इजराइल के साथ बातचीत शुरू कर दी। फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के साथ बातचीत आरंभ कर दी थी और भारत ने भी इससे सीख लेते हुए इस्लामिक अतिवाद से संबंधित उसकी जो अवधारणा थी उसको छोड़ दिया, उसको परिवर्तित कर दिया और उसकी जगह पर भारत ने भी इजराइल के साथ, तेल अवीव के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना शुरू किया। इजराइल को मान्यता प्रदान की, उसके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इजराइल भारत का आगे जाकर बड़ा अच्छा सहयोगी और मित्र साबित हुआ। अभी 2019-20 में आपने देखा कि कैसे इजराइल के द्वारा भारत को वो टेक्नोलॉजी दी गई जिससे भारत अपनी सुरक्षा में और सक्षम हो सका है। तो नरसिम्हा राव ने इजराइल को मान्यता देने का काम किया, उसके साथ कूटनीतिक संबंध बनाए, इस्लामिक अतिवाद की जो नीति थी हमारी उसका परित्याग किया। इसके साथ भारत ने इजराइल के साथ अब सामान्य राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और रक्षा संबंधों को स्थापित करने का निर्णय लिया, which was a very realist decision, and that is why we say that Narasimha Rao was very much Kautilyan. अन्य क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कुछ नई पहल की, इनिशिएटिव्स लिए। जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो राजनीतिक वास्तविकताएं उभर रही थी उस पर भी उनके द्वारा ध्यान दिया गया और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब द्विपक्षीय समझौते किए जाने लगे। दक्षिण अफ्रीका में अभी तक चूंकि रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी, अपार्थाइड की पॉलिसी थी, इसलिए भारत की सरकार के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंधों का निर्माण नहीं किया गया था। लेकिन अब रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बनाया। भारत ने वीजा कार्यालय, सांस्कृतिक केंद्र वहां पर खोला और दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक राजनीतिक सरकार बन रही थी उसके साथ संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा अभी हम लोगों ने बात की कि भारत के द्वारा दक्षिण एशिया में अपने पड़ोस में भी संबंधों को सुधारने की कोशिशें की जा रही थी और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसी समय सार्क का निर्माण हो चुका था। नरसिम्हा राव ने सार्क जिस भावना के साथ बनाया गया था उसको ही आगे बढ़ाने का काम किया और उन्होंने साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड के लिए जो एग्रीमेंट था उस पर हस्ताक्षर किया और इससे जो दक्षिण देश थे उनके बीच में व्यापारिक सहयोग स्थापित करने में सहायता मिलेगी, ऐसा माना गया। इसके अलावा इस दौरान सार्क देशों के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग को पूरा बढ़ावा दिया गया। इस तरीके से जो हमारे पड़ोसी देश थे जिनके साथ एक हम कॉमन कल्चर शेयर करते थे उनके साथ भी भारत ने संबंधों को बेहतर बनाया। अगला जो पड़ाव आता है वो आसियान का आता है। आसियान के साथ संस्थागत संबंधों को मजबूत किया गया। आसियान में अभी तक भारत की दखल नहीं थी, पहुंच नहीं थी। भारत ने उस दिशा में कार्य किया और आसियान में भी उसने ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में स्थान पाया। भारत के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ
संबंध ऐतिहासिक रूप से हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन इस दौरान थोड़ा इन संबंधों पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया था और नरसिम्हा राव के समय में इस पर ध्यान दिया गया। तो सोवियत संघ के पतन ने विश्व में जो स्थितियां पैदा कर दी थी, उसने भारतीय विदेश नीति में कई बड़े बदलाव लाने की ओर संकेत किया था और इन बदलावों को हम हमें मजबूर किया था कि हम इन बदलावों को करें। राजीव गांधी के समय में भी चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया गया था और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे, उस समय भी ये विशेष प्रयास किया गया था कि चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाया जाए और जो हमारी उसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उसको हल किया जाए। लेकिन अब ये महसूस किया गया कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावा बाकी मामलों में हम बात कर सकते हैं। तो 1991 से 94 के बीच में दिल्ली और बीजिंग ने चीन भारत सीमा विवाद के समाधान के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए और दोनों पक्षों ने ये महसूस किया कि कड़े रुख के कारण दोनों देशों के बीच वार्ताएं विफल हो जाती रही हैं और जिसकी वजह से पूर्व में दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी हुआ और ऐसे किसी भविष्य में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए बातचीत की जानी चाहिए। और इस दौरान चीन के नेता डेंग जियाओपिंग जो एक कद्दावर नेता थे, जो चीन में एक अच्छा स्थान रखते थे, तो डेंग जियाओपिंग ने समायोजन और सहानुभूति के आधार पर, यानी हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम अकोमोडेट करें एक दूसरे के साथ, अकोमोडेशन एंड सिंपैथी एंड कोऑपरेशन के आधार पर सीमा विवाद को सुलझाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। भारत ने थोड़ा सा समय लगाया इस पर रिएक्ट करने में, क्योंकि भारत इसके पहले मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके रूप में देखता था और चीन इसको कंटेस्ट करता था। उसके अनुसार मैकमोहन रेखा सही नहीं है, क्योंकि जो ये इस रेखा के आधार पर जो मानचित्र है उसमें और मैकमोहन के द्वारा जो नोट्स बनाए गए और उसके आधार पे जो मानचित्र बनता है, उनमें दोनों में अंतर है और इसलिए चीन इस जो नक्शा था मैकमोहन रेखा के आधार पर उसको सही नहीं मानता था। लेकिन भारत इस बात को के लिए राजी नहीं था और भारत इसका विरोध करता था और इसी वजह से दोनों देशों के बीच जो विरोध है, जो कन्फ्रंटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन भारत ने अब धीरे धीरे क्रमिक रूप से सीमा विवाद को सुलझाने का सुझाव दिया कि ग्रेजुअली वी कैन मूव टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन रिगार्डिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोनों ने ये सोचा कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसको स्थिर बनाने के लिए प्रयास आरंभ किए जाने चाहिए और दूसरी बात ये सोची गई कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता दोनों को बनाए रखने के लिए परस्पर समझौते किए जाएं। तीसरा जो कदम दोनों देशों के द्वारा उठाया गया था वो था परस्पर विश्वास उत्पन्न करने के लिए उपाय किए गए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाए गए। अगर देशों के बीच में विश्वास होगा तब कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, लेकिन अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स अधिक होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत हैं उनमें भी पढ़ा था कि राज्यों के बीच में तरह तरह के खेल चलते रहते हैं, प्रिजनर्स डिलेमा या चिकन गेम थ्योरी, जिसमें ट्रस्ट की बात है। हमें ये मानना पड़ेगा कि सामने वाला देश भी तार्किक रूप से काम करेगा, वो रैशनली बिहेव करेगा और उस आधार पर ही हमें अपने निर्णय लेने चाहिए, इस विश्वास के साथ।
तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बहुत ज़रूरत थी भारत और चीन के बीच में, और उसको बनाने के लिए कदम उठाए गए। अ, ये कदम उठाकर ये प्रयास किया गया कि जो एलएसी है उस पर शांति स्थापित की जाए, और भारत और चीन दोनों ही इस संबंध में जो विवाद है उसको सुलझाने की ओर आगे बढ़ सकें। इसके अलावा ये भी विचार आया कि जो सीमा विवाद है उसके अतिरिक्त हम बाकी जो संबंध हैं उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश आरंभ कर दें। तो ये सारे जो विचार रखे गए उसके बीच में नरसिम्हा राव ने और चीन के जो नेता थे उन्होंने एक दूसरे देशों की यात्राएं की। तो सन 1991 से 93 के बीच वार्ताओं के 4 दौर चले, और जब सितंबर 1993 में इस इन वार्ताओं के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बीजिंग गए, तब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, शांति बनाए रखने के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौता किया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए, और साथ ही साथ जो परस्पर विश्वास उत्पन्न करने वाले उपाय थे उनको अंतिम रूप दिया गया। इसी बीच आपको बताऊं कि दिसंबर 1991 में चीन के जो प्रधानमंत्री थे ली पेंग, वो दिल्ली आए और उन्होंने नरसिम्हा राव के साथ भारत चीन संबंधों के बारे में चर्चा की, जिसके ठोस परिणाम सामने आए, और इस जो जो करारनामा दोनों के बीच में साइन हुआ उससे दोनों देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में संबंध सामान्य हो पाए। तो हम देख सकते हैं कि 1991 से दोनों देशों के बीच में आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा, इंक्रीज हुआ। भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद था उसे सुलझाने के महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में ये भी बताना जरूरी है कि 1993 के बाद एक बार फिर हम ये पाते हैं कि इस पर एक रोक लग गई, और एक लंबे समय तक, लगभग 15 वर्षों तक फिर उस पर कोई विशेष बातचीत नहीं हो पाई थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसके बाद हम देखते हैं कि भारत और चीन संबंधों में बड़ा उतार चढ़ाव आया। यही शब्द शायद उपयुक्त है, क्योंकि चढ़ाव भी आया और उतार भी आया। दोस्ती भी बड़ी हुई, और उसके साथ साथ एक लंबे अरसे के बाद गोलियां भी चली दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ये निश्चित किया गया था कि दोनों देश कुछ भी हो जाएगा गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि गोली चलाने का मतलब है युद्ध की को आमंत्रण देना। लेकिन 50 वर्षों की शांति के बाद, या कह सकते हैं 1962, और उसके बाद कुछ और जो इंसिडेंट्स हुए उनके बाद ये तय जो हुआ था कि गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, वो भंग हुआ। इस बीच में भारत और चीन दोनों देशों ने आर्थिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर बातचीत को आरंभ रखा, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी को आरंभ रखा, यानी कई स्तरों पर, यानी सेना के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, बुद्धिजीवियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो कई स्तरों पर जो बातचीत का दौर था उसको जारी रखा गया, जिससे युद्ध की संभावना को कम किया जा सके। अलग एक स्तर पर अगर बातचीत बंद होती है तो दूसरे स्तर पर वो चलती रहे। तो दोनों देशों के बीच में नरसिम्हा राव के समय में कुछ नए कदम उठाए गए थे, व्यवहारिक दृष्टि से जो अत्यंत उपयोगी थे। अब हम अपने दूसरे पड़ोसी देश पर आते हैं, पाकिस्तान, जिसके साथ अगेन हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे उस समय। और पाकिस्तान पंजाब में और जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों को, भावनाओं को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव
ने और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तनाव को कम करने का प्रयास किया और सन 1991 से 93 के बीच में दोनों देशों के बीच में 6 शिखर सम्मेलन आयोजित हुए। जनवरी 94 में विदेश सचिव स्तर पर बातचीत चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप जहां तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, वहां हम देखते हैं कि परस्पर विश्वास उत्पन्न करने और धीरे धीरे आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जाने हैं, उन पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सहमति बनी और दोनों देशों ने व्यापार को आरंभ करना, व्यापार को बनाए रखना, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर हम व्यापारिक संबंध रखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। हम दूर कहीं से किसी वस्तु को मंगाएं, उसकी जगह हम अगर भारत से या पाकिस्तान से मंगाएं तो वो दोनों देशों के पक्ष में अधिक होता। लेकिन दोनों देशों के बीच में संपर्क एक बार तब टूट गए जब पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनकर आई और उन्होंने जनवरी 1994 के अंत में विदेश सचिव स्तर पर जो वार्ताएं चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उसको बंद करने का आदेश दे दिया। फिर भी हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच इस समय जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाए गए, उनकी वजह से और द्विपक्षीय जो बातचीत हुई थी, उन सब के कारण जो तनाव थे दोनों देशों के बीच में, उनको युद्ध के रूप में परिवर्तित होने से रोका जा सका। तो चीन, पाकिस्तान दोनों जिनके साथ हमारे डिस्प्यूट्स थे, उनमें हम देखते हैं कि इस काल में एक शांति की, सहयोग की, अकोमोडेशन की, एडजस्टमेंट की नीति को अपनाया गया। नरसिम्हा राव के काल में जो एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व सामने आया वो था परमाणु अप्रसार का। परमाणु अप्रसार, अस्त्र नियंत्रण, सुरक्षा, यानी डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल को लेकर भारत का जो रवैया था, उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका बराबर क्वेश्चन करता रहा था, क्योंकि भारत ने एनएनपीटी और सीटीबीटी पर साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत इन दोनों ही संधियों को अन्यायपूर्ण मानता था, अनजस्ट मानता था और भारत का ये मानना था कि ये संधियां उन देशों के पक्ष में है जहां पर ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि इन संधियों के द्वारा न्यूक्लियर वेपन जो संपन्न देश थे उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। रोक केवल उन पर लगाई गई थी जिनके पास शस्त्र नहीं थे। तो ये एक प्रकार का जो वर्टिकल नियंत्रण नहीं था, बिकॉज जिसके पास शस्त्र है वो और शस्त्र बना सकता था। ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोल अधिक था, क्योंकि जिसके पास नहीं है ये उसको बनाने से रोकता था। तो भारत ने इस संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन इस दौरान बातचीत के द्वारा भारत सरकार के द्वारा परमाणु अस्त्र को कम करने, शस्त्र नियंत्रण के लिए विचार विमर्श किए गए और भारत ने अमेरिका से ये एक कह लें कि आश्वासन लिया कि भारत की जो चिंताएं हैं उनको अमेरिका दूर करेगा और ऐसे समझौतों को बनाया जाएगा जिससे भारत के साथ न्याय हो सके, निष्पक्ष रूप से निरस्त्रीकरण के समझौते किए जाएंगे। ये एक आश्वासन भारत ने अमेरिका से लिया था, लेकिन ये सारे प्रयास तब विफल हो गए जब अमेरिका इनसे पीछे हट गया। नतीजा क्या हुआ कि भारत भी निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के मामले में 1995 के पहले की स्थिति में चला गया और जैसा कि उसका पूर्व में एक मान्यता थी, उसको उसने फिर से रिन्यू कर दिया। नतीजा, निरस्त्रीकरण के मामले में चल रही बातचीत में रुकावट आ गई। अब अगर हम यहाँ तक देखें नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को, तो हम पाते हैं कि उसमें
काफ़ी सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि भारत ने चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाया। आसियान के साथ और सार्क के साथ भी संबंध बेहतर हुए। साप्टा का निर्माण हुआ और ये माना जा रहा था कि साप्टा से हम साफ्टा की ओर बढ़ेंगे, साउथ एशियन फ्री ट्रेड की ओर हम बढ़ सकेंगे, ये माना जा रहा था। अब इसके बाद अगर हम अन्य स्तरों पर देखें तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा दिखाई देता है नरसिम्हा राव की विदेश नीति का, वो था आर्थिक जो परिवर्तन किए गए। नरसिम्हा राव की देन भारत की विदेश नीति और आंतरिक नीति दोनों को एलपीजी के रूप में देखी जाती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रूप में। नरसिम्हा राव नेहरू गांधी परिवार से अलग व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बना था, और उनके द्वारा कई आमूलचूल परिवर्तन भारतीय अर्थनीति में किए गए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो बात की जा रही थी, उसको उन्होंने आरंभ किया। उन्होंने भारत को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए जिन आर्थिक परिवर्तनों की ज़रूरत थी, उनको इनकॉर्पोरेट किया। और इसके साथ भारत के संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका की के साथ वाले हो गए, यानी वी स्टार्टेड कोऑपरेटिंग with the United States of America. So we can say that internal economic problems, the end of Cold War, collapse of Soviet Union, all these led Indian government to implement some economic reforms, economic measures that led to liberalization and to less government control. And we can also see that economy was opened up, हमारी अर्थव्यवस्था को खोला गया, बाजारों को खोला गया विदेशी वस्तुओं के लिए, मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज के लिए। भारत जो अभी तक प्रोटेक्शन की पॉलिसी को अपना रखा था, उसको भी छोड़ा गया। तो द ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी forced a rethink of India's foreign policy. और although we see that the left wing present in Indian political system opposed both economic reform and international realignment. काफी जद्दोजहद का, काफी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा नरसिम्हा राव को ग्लोबलाइजेशन के अपने जो मेजर्स थे उनको बनाने में, क्योंकि भारत इसके लिए तैयार नहीं था। हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन इतनी आसानी से नहीं आया था, उसका बड़ा विरोध किया गया और ये कहा गया कि हम तो स्वदेशी की बात करते हैं, और ऐसे में हमारे लिए अपने मार्केट्स को विदेशी वस्तुओं के लिए खोलना उचित नहीं होगा। किंतु it had to happen, because if we had not done that, then our economy would have had crashed. तो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और नई जो विश्व व्यवस्था बनी थी उसमें सरवाइव करने के लिए ये ज़रूरी हो गया कि हम इन परिवर्तनों को करें। और नरसिम्हा राव के पहले जो वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार आई थी, उसकी जितनी अस्थिरता थी और उस अस्थिरता के कारण वैश्विक स्तर पर भारत के सामने जो संकट खड़े हो गए थे, आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। अमेरिका की भी नाराजगी थी, क्योंकि भारत ने अमेरिका के जहाज़ों को रिफ्यूलिंग के लिए परमिट किया और उसके बाद कांग्रेस के विरोध के चलते उसको रोकने का भी काम किया। तो इन सबको अब कहीं ठीक करने की ज़रूरत थी, और जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक नए प्रकार के विश्व में अपना स्थान बना सके। एंड दिस इज व्हाट वाज डन बाय पीवी नरसिम्हा राव। तो इन दिस सिनेरियो Narasimha Rao changed whatever India had inherited from Nehru, and
not only on foreign policy level but at economic level also policies were changed. We saw कि कैसे अभी तक हम जो लुक ईस्ट पॉलिसी को बना रहे थे उसकी जगह हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपना लिया। हमने ईस्ट एशियन कंट्री के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया। जापान, कोरिया, जापान हमारा एक बड़ा अच्छा एलाई साबित हुआ, उसने हमें बड़ी सहायता प्रदान की। इसी तरीके से हमने इजराइल के साथ संबंधों को बेहतर बनाया और जो हमारे लिए लाभदायक साबित हुआ। इसके अतिरिक्त ईरान के साथ भी संबंधों को ठीक करने की कोशिश की गई। तो भारत ने न केवल अपने पड़ोसी देशों बल्कि एशिया के अन्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को इस दौरान बेहतर बनाने का काम किया। श्रीलंका इस समय बड़ा टर्मोइल में था, वहाँ पर बड़े संकट थे और वहाँ जो सिविल वॉर था इट वाज एस्केलेटिंग। वहीं हम देखते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में भी जो इंटरनल क्राइसिस थी वो काफ़ी तीव्र हो रही थी। ऐसे एनवायरनमेंट में राव ने इंडिया के जो टाइज थे उनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ एक्सटेंड करके भारत के सामने कुछ विकल्पों को उत्पन्न किया और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी जो नई विश्व व्यवस्था थी उसमें हमने भारत को लाकर खड़ा करने की कोशिश की। खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध जो खराब हुए, खाड़ी संकट के समय, इराक पर युद्ध के समय हमारे द्वारा कोई भूमिका नहीं निभाई गई थी, तो उसका नतीजा था कि हमारे संबंध खाड़ी देशों के साथ खराब हुए थे। उसको भी बेहतर बनाया क्योंकि हमारे तो अनेक नागरिक वहाँ पर नौकरी करते थे, रोजगार कर रहे थे, तो उनके एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने एक प्रमुख भूमिका निभाई और अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाया गया। बिकॉज इंडिया हैड अ लार्ज working age population and it was employed in Gulf countries. So Rao's big idea in India's external relations was to weave in economic needs into foreign policy priorities. आर्थिक ज़रूरतों और हमारी जो राजनीतिक वरीयताएं थी उनको हमें एक साथ खड़ा करना था, एक साथ हमको उनको लाना था और ये काम पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान किया गया। ये अलग बात है कि 1996 में जब राव फिर से चुनाव लड़ने के लिए आगे आए तो ही वॉज रिबफ्ड और कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई और एक बार फिर भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट्स का दौर आरंभ हुआ। एच.डी. देवेगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, ये सभी उस दौरान बनी जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि 1998 से हम देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत स्थायित्व तो आ सका अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद मनमोहन सिंह और फिर अब नरेंद्र मोदी। तो इनके विषय में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है कि नरसिम्हा राव का काल जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दौरान एक बार फिर भारतीय विदेश नीति में आमूल चूल परिवर्तन किए गए थे। इस जो हमने पीरियड को पढ़ा उसके बारे में आप सोचें, विचार करें कि कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं नरसिम्हा राव के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति को, और क्यों हम कहते हैं कि ही वॉज अ कौटिल्यन प्राइम मिनिस्टर। तो यू मस्ट कंसिडर दिस एंड राइट योर आंसर्स so that we can have some more discussion.